रीबर्थ ऑफ मैड मैरिज एपिसोड 6। अशोक ने वेद की बात मान ली। वेद रात में अपनी मां के पास ही बैठा रहा जबकि सुप्रिया भी रात भर हॉस्पिटल में ही थी। वो यहाँ इसलिए नहीं थी कि उसे वेद की चिंता थी या रागिनी जी की चिंता था। वो यहाँ इसलिए थी ताकि वो वेद को इम्प्रेस कर सके। सुप्रिया हर हाल में वेद के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती थी। लेकिन कॉरिडोर में बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई थी और वो अब ब्रेंच पर सर टिकाए सो गई थी। सुबह हो चुकी थी और सुबह होने के साथ ही हॉस्पिटल में हलचल बढ़ गई थी। वहीं अशोक की कार अब हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। कार में अशोक अकेले नहीं था, उसके साथ थी नैना। नैना कार से बाहर आते हुए अशोक की तरफ देखते हुए बोली, अशोक भैया, मिसेज कपूर आई मीन मॉम मुझसे नाराज तो नहीं होगी? मुझे डर लगा रहा है, अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो? नैना के इनोसेंट से सवाल को सुनकर अशोक मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी नैना, आंटी बुरा नहीं मानेगी, वो बहुत अच्छी है। और फिर तुम भी तो काफी प्यारी हो। तुम जरूर उनका जीत सकती हो, लेकिन ध्यान रखना कि उन्हें नाराजगी जल्दी हो जाती है। नैना ने ये सुना तो थोड़ा सा झिझकने लगी। क्या उसे वेद की मां से मिलना चाहिए? आज पहली बार वो अपने ससुराल में से किसी से मिलने जा रही थी। असल में जैसे ही भोर हुई, अशोक सबसे पहले मूनलाइट विला पहुंचा गया। उससे पहले वेद ने नैना को मैसेज में बता दिया था कि मां रागिनी की तबीयत खराब है और वो अचानक यहीं पर आ गया था। तब जाकर नैना को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई थी। अशोक ने जाने के बाद सबसे पहले नैना को सारी सिचुएशन बताई और समझा दिया, फिर वो उसे यहाँ लेकर आया। लेकिन अब नैना को डर लग रहा था। अशोक की बात सुनकर नैना ने एक गहरी सांस ली, जैसे खुद को सब ठीक होने का दिलासा दे रही हो। अशोक ने नैना को अंदर चलने का इशारा किया। नैना जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर पहुंची, उसके मन में कई सवाल उमड़ने लगे। अशोक ने उसे रागिनी जी के कमरे में ले जाकर बताया कि वे होश में नहीं है और उनकी स्थिति नाजुक है। जब नैना ने कमरे में इंटर किया तो देखा कि वेद सिर झुकाए अपनी मां के बगल में बैठा था। चिंता उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। नैना को वेद पर प्यार आने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि पिछली रात वेद क्यों चला गया था सब छोड़कर। नैना को अब उस बात का पछतावा नहीं था। वहीं नैना को देख वेद ने एक पल के लिए आंखें उठाईं और फिर भारी मन से कहा, नैना। नैना वेद के पास आ गई। वेद बोला, नैना मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। नैना ने वेद की तरफ देखा, उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि सिर्फ चिंता और प्यार था। उसने धीरे से कहा, इस वक्त माफी की बात मत करो वेद। माँ की तबीयत ज्यादा जरूरी है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें क्यों जल्दी जाना पड़ा। वेद की आंखों में कृतज्ञता का भाव आया, लेकिन उसकी चिंता अभी भी अपनी मां पर थी। नैना ने रागिनी जी के पास जाकर उनके हाथ को पकड़ा। रागिनी की हालत देखकर नैना के दिल में एक अजीब सा भाव उमड़ा। ये सिर्फ सास बहू का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक परिवार का अटूट बंधन महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि वो इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है और अब उसकी भी जिम्मेदारी थी कि वो रागिनी जी का ध्यान रखे। नैना को अचानक से जिम्मेदारी का अनुभव होने लगा। वेद की आंखों में भी वही भाव था, एक नई शुरुआत, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। नैना ने धीरे से कहा, माँ जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, हम सब मिलकर उनका ख्याल रखेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेद ने नैना की तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि वो कितनी मजबूत और समझदार थी। इस कठिन समय में नैना का साथ उसके लिए सुकून था। दोनों एक दूसरे की ओर देखे बिना भी एक दूसरे के साथ को महसूस कर रहे थे। इस बीच नैना रागिनी जी के होश में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नैना के मन में बार बार एक ही डर था कि क्या वो अपनी सासू मां रागिनी जी को पसंद आएगी। क्या होगा अगर रागिनी ने नैना को रिजेक्ट कर दिया तो। नैना काफी परेशान हो रही थी, लेकिन वो अपनी चिंता के बारे में वेद को नहीं बता सकती थी। वेद और नैना दोनों रागिनी जी के बगल में लगे सोफे पर बैठे हुए थे। वेद ने रात में कुछ नहीं खाया था और न ही नैना ने कुछ खाया था। वेद चुप था और नैना आज पहली बार उसे इतना शांत देख रही थी। नैना को महसूस हो रहा था कि वेद की जिंदगी में उसकी माँ की क्या अहमियत थी। नैना की अपनी माँ तो नहीं थी, लेकिन वो माँ की अहमियत को बखूबी समझ सकती थी। इसलिए वो दिल से भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वेद की मॉम रागिनी कपूर जल्दी ठीक हो जाए। कुछ देर बाद ही वार्ड का दरवाजा खुला और अशोक अंदर आ गया। अशोक को अंदर देखकर नैना अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर उसने अशोक से कहा, अशोक भैया, कैन यू हेल्प मी विथ समथिंग। अशोक ने नैना के सवाल को सुना तो बोला, हाँ नैना, बोलो ना, क्या बात है? नैना ने वेद की तरफ देखा और फिर अशोक की तरफ मुड़ते हुए बोली, अशोक भैया,
बात यह है कि वेद ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। कल रात खाने से पहले ही वेद यहाँ चले आए थे। तो क्या आप मूनलाइट विला जा सकते हैं? मैंने रमा आंटी से कह दिया है, वो कुछ ब्रेकफास्ट बनाकर पैक कर देगी। नैना की बात सुनकर अशोक हल्के से मुस्कुरा दिया। आज पहली बार उसने वेद की लाइफ में किसी ऐसे इंसान को देखा था जो उसकी परवाह कर रहा था। वेद की लाइफ में उसकी माँ रागिनी और दादाजी के अलावा जो भी रिश्तेदार थे वो सब नकली फिक्र और चिंता जताते थे। अशोक ने नैना की बात सुनी और विनम्रता से बोला, ठीक है, मैं ले आऊंगा। तब तक आप यहां पर इंतजार करो। नैना ने हाँ में सर हिला दिया। वो वेद के पास जाकर बैठ गई। बाहर सुप्रिया अब भी सो रही थी। अशोक कमरे से बाहर निकल गया और कॉरिडोर में जाकर देखा तो सुप्रिया वहां नहीं थी। अशोक ने सोचा कि सुप्रिया वहां से चली गई होगी। अशोक ने सर हिलाया और अपना फोन जेब से निकाल लिया और फिर बोला, हेलो अथर्व, सुनो, मूनलाइट विला जाओ। नैना भाभी ने कुछ ब्रेकफास्ट मंगवाए हैं, प्लीज उन्हें लेकर हॉस्पिटल आ जाना। हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम आ जाओ, अशोक ने कहा और बात करते हुए वो वहां से वार्ड के अंदर चला गया। वहीं अशोक ने ये ध्यान नहीं दिया कि सुप्रिया कहीं नहीं गई थी। उसकी नींद खुली थी तो वो कुछ देर के लिए वहां से वॉशरूम में चली गई थी, लेकिन जब वो वॉशरूम से लौटी तो उसने अशोक को फोन करते देखा और उसने अशोक की सारी बात सुन ली थी। अब सुप्रिया को कंफर्म हो गया था कि नैना नाम की कोई लड़की तो जरूर है और उसका कोई ना कोई रिश्ता वेद से जरूर था। अब सुप्रिया ने ठान लिया था कि वो आज ही ये सच जानकर रहेगी कि नैना का क्या राज है। इतना सोचने के बाद सुप्रिया धीरे धीरे वार्ड के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसका मन कई सवालों से घिरा हुआ था। उसने दरवाजा हल्का सा खोला और कमरे के अंदर झांका। उसने देखा एक लड़की बेड के पास थी। उसने लाइट ब्राउन कलर का लॉन्ग मैक्सी ड्रेस पहनी हुई थी, बाल खुले और बिखरे से थे। वो सुबह उठकर बिना रेडी हुए ही आ गई थी। नैना और वेद रागिनी के बिस्तर के पास बैठे थे। उनकी आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। अशोक भी वहीं खड़ा था, चुपचाप रागिनी की स्थिति पर नजर बनाए हुए। वहीं दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सबकी नजर उस तरफ चली गई। सुप्रिया को देखकर वेद ने उसकी तरफ देखा। उसकी भौहें तन गई लेकिन कुछ कहा नहीं। वहीं अनियन समझ नहीं पाई कि ये लड़की कौन थी। उसके आंखों में सवाल घूमने लगे। वहीं सुप्रिया, वो समझ चुकी थी कि सामने बैठी लड़की नैना है। वो नैना की तरफ देखने लगी। सुप्रिया ने वेद की तरफ देखा और नैना को इग्नोर करते हुए सीधा वेद के पास आकर खड़ी हो गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, वेद प्लीज फॉरगिव मी, तुम्हारी चिंता में मैं पूरी रात सो नहीं पाई, इसलिए मुझे सुबह सुबह नींद आ गई। सुप्रिया ने अपनी बात करते हुए तिरछी नजर से नैना की तरफ देखा। नैना की नजर वेद और सुप्रिया पर नहीं बल्कि वेद के उस हाथ पर थी जिसे सुप्रिया ने अभी अभी पकड़ा था। लेकिन वेद ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोला, सुप्रिया आर यू स्टिल हियर? मैंने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। वेद की आवाज में कठोरता था। सुप्रिया को नैना के सामने वेद का ऐसा बात करना पसंद नहीं आया। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वेद ने नैना की तरफ देखा और उससे बोला, नैना, मॉम को होश आने में वक्त है, तब तक तुम यहाँ रेस्ट कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरह की टेंशन लो। जितनी कड़वाहट से सुप्रिया से वेद ने बात की थी उससे कहीं ज्यादा प्यार उसकी बातों में तब झलक रहा था जब वो नैना को रेस्ट करने के लिए कह रहा था। सुप्रिया की आंखों में नैना के लिए जलन उभर आई। सुप्रिया ने ऊपर से नीचे तक नैना की ओर देखा। वो काफी सिंपल लग रही थी। सुप्रिया ने मन में सोचा, क्या खास है इस लड़की में? ना ब्रांडेड कपड़े हैं, ना ही कोई स्टेटस दिख रहा है, फिर वेद को इससे इतना प्यार। सुप्रिया का मन छोटा हो गया था। सुप्रिया ने देखा नैना और वेद के बीच कुछ था, लेकिन क्या, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उनकी बॉन्डिंग बहुत गहरी लग रही थी, लेकिन उनके रिश्ते की सच्चाई पर अभी भी पर्दा था। नैना के लिए वेद की केयर सुप्रिया साफ साफ देख पा रही थी। अपने मन को शांत करते हुए और गुस्से को कंट्रोल करते हुए सुप्रिया ने हल्के स्वर में कहा, रागिनी आंटी कैसी है? तभी अशोक ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, वो अभी भी बेहोश है, लेकिन धीरे धीरे स्टेबल हो रही है। लेकिन तुम्हें अब यहाँ नहीं होना चाहिए, कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप करवा दूं? सुप्रिया ने घूरकर अशोक को देखा। उसे अशोक पसंद नहीं था। जब वेद से सुप्रिया की सगाई हुई थी तब से ही अशोक को सुप्रिया पसंद नहीं थी। उसे पता था कि सुप्रिया को वेद से प्यार नहीं है, और अगर प्यार है भी तो केवल तब तक जब तक वेद के पास पैसे हैं। सुप्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, नो नीड, मैं चली जाऊंगी। लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूं, मैं उनकी होने वाली बहू हूं और इस नाते मुझे उनसे मिलना ही चाहिए।
क्यों, सही कहा न वेद। सुप्रिया ने बात खत्म की और अपनी मुस्कुराहट को छिपा नहीं पाए। वो जानबूझकर ये बात कह रही थी जबकि वो जानती थी कि वेद ने इस बात को पहले ही खत्म कर दिया था। वहीं नैना ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। क्या मतलब कि वो होने वाली बहू थी? वेद तो अपने परिवार में अपनी माँ का एकलौता बेटा था। नैना के चेहरे पर शिकन उभर आई। वो परेशान होने लगी। सुप्रिया को अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी अशोक ने बीच में कूदते हुए कहा, मिस सुप्रिया, शायद आपको याद नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि रागिनी आंटी होश में आने के बाद आपको देखना पसंद नहीं करेगी। मैंने सुना है कि आपके और उनके रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? अशोक के मुंह से दो टूक जवाब सुनकर सुप्रिया का चेहरा बन गया। वो अपने गुस्से को चबाते हुए वेद से बोली, वेद, मुझे लगता है कि डॉक्टर अशोक सही कह रहे हैं। मैं रागिनी आंटी से बाद में आकर मिल लूंगी, लेकिन प्लीज तुम अपना और उनका ध्यान रखना। मैं नहीं चाहती कि मेरी सासू मॉम की तबीयत बिगड़ जाए। वो आगे बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ। नैना के मन में हजारों सवाल चलने लगे, सुप्रिया के बारे में और उसकी बातों के बारे में। अपने चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट लिए सुप्रिया कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आते ही सुप्रिया ने अपना फोन निकाला और सबसे पहले अंजलि को कॉल लगाया। कुछ देर रिंग जाने के बाद से अंजलि ने जब फोन रिसीव किया तो खुशी से बोली, सुप्रिया, बताओ कैसी हो? काम हो गया तुम्हारा? क्या तुम्हारी दी हुई दवा ने रागिनी के बॉडी में रिएक्शन किया? अंजलि के सवाल को सुनकर सुप्रिया ने जल्दी से आसपास देखा और वहां कॉरिडोर से भागकर दूसरी तरफ चली गई और बोली, अंजलि बुआ, धीरे बात करो। किसी ने सुन लिया कि मेरी दवाई की वजह से रागिनी आंटी को हार्ट अटैक आया तो वेद मेरा होने से पहले ही दूर हो जाएगा। वैसे भी मैंने अभी अभी नैना को देखा। कौन नैना? अंजलि ने पूछा, लेकिन अचानक उसके मन में प्रिया की बात याद आ गई। प्रिया ने अंजलि को बताया था कि जिस रात वो वेद को अपना बनाने वाली थी, उस रात वेद ने प्रिया को नैना समझ लिया था। अंजलि समझ चुकी थी कि वेद की लाइफ में नैना इम्पोर्टेंट है। सुप्रिया ने अशोक की बातों के बारे में भी अंजलि को बताया, जो उसने सुना था। अंजलि ने सुप्रिया की बात सुनी और बोली, सुप्रिया, वेद और नैना का जो भी रिश्ता हो, हमें जल्द से जल्द उन्हें दूर करना होगा, नहीं तो वेद की प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी। सुप्रिया ने सर हाँ में हिलाया। वो फिलहाल के लिए हॉस्पिटल से बाहर चली गई। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर नैना अब वेद की तरफ देख रही थी। हालांकि अपने मन में आए सवालों के बारे में नैना पूछना तो चाहती थी, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी थी कि नैना वेद को किसी घेरे में नहीं खड़ा करना चाहती थी। लेकिन वेद अब नैना के सवाल के लिए खुद को तैयार कर रहा था। क्या उसे बता देना चाहिए सुप्रिया के बारे में और अपने अतीत के बारे में? वो अतीत जो सुप्रिया से भी पुराना और बड़ा था। नैना और वेद के बीच थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट था कि तभी अशोक ने जल्दी से कहा, अरे आंटी को होश आ रहा है। नैना और वेद ने देखा, रागिनी जी हल्के से हिली। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वेद उनके सामने था। वेद को सामने देखकर रागिनी जी मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। नैना भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। हालांकि रागिनी जी ने नैना पर ध्यान नहीं दिया। वेद उनके सामने बैठ गया और खुश होते हुए बोला, मॉम, आपको होश आ गया। मैं बहुत खुश हूं। अब आप ठीक तो है ना? वेद के सवाल पर रागिनी जी ने हाँ में सर हिलाया और बोली, हाँ मैं ठीक हूं बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेद ने एक राहत की सांस की और तभी अशोक बोला, आंटी आपको तो ठीक होना ही था। आपकी केयर करने के लिए यहाँ पर हम सब जो थे। अशोक असल में नैना की तरफ रागिनी जी का ध्यान अट्रैक्ट करना चाह रहा था और वो इसमें सफल भी हुआ। क्योंकि रागिनी जी ने कमरे में एक लड़की को देखा तो उनकी भौहें आपस में तन गई। ये अनजान सी लड़की कौन थी? नैना का बाल बिखरा हुआ और ब्राउन कलर का मैक्सी ड्रेस पहने वो अजीब लग रही थी। रागिनी जी ने आंखें छोटी की और नैना की तरफ देखते हुए उन्होंने कठोरता से पूछा, ए लड़की, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रही हो? नैना ने रागिनी जी के सवाल को सुना तो घबरा गई। रागिनी जी की आवाज काफी सख्त लगी उसे। वो हड़बड़ाने लगी। तभी रागिनी जी फिर बोली, क्या हुआ, जवाब नहीं दे सकती हो क्या? रागिनी जी के सवाल को सुनकर नैना घबराई जरूर, लेकिन फिर उसने खुद को शांत रखा और बोली, वो आंटी जी, मैं यहाँ आपसे मिलने आई थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी न, इसलिए। नैना को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, इसलिए उसने वेद की तरफ देखा। तभी रागिनी जी ने कहा, लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानती बेटा। उन्होंने फिर वेद की तरफ देखा और बोली, वेद, ये लड़की कौन है?
वेद से सवाल पूछने के बाद रागिनी जी दोबारा से नैना की तरफ देखने लगी। वेद अपनी माँ के सवाल को सुनकर मुस्कुराने लगा और फिर शरारत से हंसते हुए और नैना की तरफ देखकर एक आई ब्लिंक करते हुए कहा, मॉम, आजकल आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक बहू दे दी जाए जो जल्दी ही आपको एक पोता या पोती दे सके, जो आपके साथ हर वक्त खेल सके। वेद की बात सुनकर रागिनी जी हैरान हो गई। उसकी बातों का क्या मतलब था? क्या नैना उनकी बहू थी? वहीं नैना ने जब वेद की बातों को सुना तो हैरानी से उसे देखने लगी। उसके गाल लाल हो गए थे। आखिर ये किस तरह का इंट्रोडक्शन था? क्या वो उसकी माँ के सामने अपने आप को ज्यादा चालाक दिखाना चाहता था, या फिर नैना को शर्मिंदा करना चाहता था? गुस्से से वेद को घूरने के बाद नैना ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। वो अभी किसी नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी, शर्माते हुए। तो क्या ये मेरी बहू है? रागिनी जी के मुंह से निकला। उनके चेहरे पर खुशी के भाव आने जाने लगे। उन्होंने नैना की तरफ देखा। नैना सर झुककर खड़ी थी। वहीं वेद ने सर हिला दिया। लेकिन तभी रागिनी जी ने कहा, लेकिन वेद, उस दिन तो तुम सुप्रिया से शादी के लिए गए थे और वो भाग गई थी। फिर ये सब, और फिर मेरी बहू का नाम क्या है? मॉम, मोइन आपको सब बताता हूँ, वेद ने सर हिलाते हुए कहा। वहां बैठे बैठे वेद ने रागिनी जी को बताया कि कैसे नैना और उसकी शादी गलती से हो गई थी, एक सिग्नेचर की वजह से। लेकिन अब वो और नैना इस गलती से बंधे रिश्ते को एक नया नाम और नया आयाम दे चुके थे और जीवन भर साथ रहना चाहते थे। रागिनी जी ने उन दोनों की बातें सुनी तो सर हिलाया और फिर अपनी जगह से उठी। नैना ने आगे बढ़कर उन्हें संभालते हुए कहा, आंटी जी, आपको अभी आराम करना चाहिए। नैना की बात सुनकर रागिनी जी ने उसे गुस्से से घूरा और बोली, खबरदार, जो मुझे आंटी जी कहा तो मैं तुम्हारी मॉम हूं और अब से तुम मुझे मॉम ही कहोगी। रागिनी जी की तरफ देखते हुए नैना ने स्माइल की और रागिनी जी के पैर छू लिए। रागिनी जी के मन में नैना के लिए प्यार बढ़ गया जब उन्होंने इतनी संस्कारी लड़की को बहू के रूप में पाया। वो जानती थी कि सुप्रिया कभी भी उनके पैर नहीं छूने वाली थी। उसे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता था। रागिनी जी ने वेद की तरफ देखा और बलैया लेकर नैना की नजर उतारते हुए बोली, इस बार तुमने मेरे पसंद की बहू चुनी है वेद। वेद मुस्कुरा दिया। तभी रागिनी जी बोली, वेद, मेरा एक काम करो, मुझे अभी के अभी वो रेड बॉक्स चाहिए जो मैंने तुम्हें रखने के लिए भिजवाए थे। उसमें मेरी बहू के लिए एक खास सरप्राइज है। सरप्राइज? नैना का दिमाग घूमने लगा। आखिर उसे क्या सरप्राइज मिलने वाला था? उसने वेद की तरफ था। वेद मुस्कुरा दिया। उसने रागिनी जी से कहा, ठीक है मॉम, आप अभी रेस्ट कीजिए, कुछ देर में हम सभी घर जाएंगे और आप घर जाने के बाद अपनी बहू को जो देना चाहे दे सकती है। लेकिन मैं अपनी बहू से पहली बार मिली हूं और मुझे उसके लिए कुछ खास चाहिए, जो मैं उसे देना चाहती हूँ। रागिनी जी ने बुझी हुई स्माइल के साथ कहा। तभी नैना, जो अब समझ गई थी कि शायद उसकी सास बुरी नहीं थी, उसने अपना सर हिलाया और रागिनी जी का हाथ थामकर उनके बगल में बैठते हुए बोली, आंटी जी, आप मुझसे बड़ी है और आप मुझे अपना आशीर्वाद ही देगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। और उससे भी ज्यादा खुशी तब महसूस होगी जब आप अपना ख्याल रखेगी। नैना की प्यार भरी बात और प्यारी सी आवाज रागिनी के दिल को छू गई। उन्होंने प्यार से नैना के ठुड्डी को पकड़कर उसे पानी तरफ किया और वेद से बोली, वेद, ऐसा लगता है कि इसी दिन के लिए भगवान ने मुझे ये बीमारी दी है। तभी तो मैं जब मरीज बन गई तब मुझे मेरी बहू मिली है। ये कितनी समझदार और प्यारी है। मैं मान गई कि भगवान की चॉइस कभी गलत नहीं हो सकती। नैना ने सुना तो ब्लश करने लगी। तभी अशोक रागिनी जी का चेकअप करने लगा। सब कुछ था, सब नॉर्मल हो गया था। वो सभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही अथर्व और रिद्धिमा कमरे के अंदर आ गए। जैसे ही दरवाजा खुला था सबकी नजर उधर चली गई थी। रिद्धिमा इस वक्त लाइट पिंक कलर की सिंपल सी साड़ी पहने हुए थे। बाल खुले हुए थे, मांग में सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। अथर्व के साथ एक लड़की को आया देखकर अशोक की आंखें छोटी हो गई। उसने सोचा, अब ये कौन है? जहां अशोक और रागिनी जी अथर्व के साथ आए लड़की को देख रहे थे, वहीं नैना का चेहरा खिल गया। रिद्धिमा भी नैना को देखकर खुश हो गई। नैना ने रिद्धिमा को देखा और उसे गले लगा लिया। नैना ने पूछा, रिद्धि, तुम ठीक तो हो? नैना के सवाल को सुनकर रिद्धिमा ने सर हिलाया और बोली, डोंट वरी, सब ठीक है। तभी अथर्व वेद के पास आया और बोला,
सॉरी सर, मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आंटी जी यहाँ एडमिट है। वेद ने अथर्व की सवाल को सुना तो उसे देखा और फिर उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, चिंता मत करो अथर्व, सब ठीक है। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी वाले दिन डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। कल तुम्हारी और रिद्धिमा की शादी की पहली रात थी। वेद अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अशोक और रागिनी जी एक साथ हैरान होते हुए बोले, क्या अथर्व की शादी? असल में रागिनी जी अथर्व और अशोक को बहुत अच्छे से जानती थी। अशोक और अथर्व को वो अपने बेटे जैसा ही मानती थी। अथर्व की माँ और बहन तो थे इस दुनिया में, लेकिन उनकी अथर्व से बनती नहीं थी और वो अमेरिका में रहते थे जबकि अथर्व इंडिया में। इसलिए माँ का प्यार तो जैसे रागिनी जी ने ही दिया था। वहीं अशोक का परिवार भी इंडिया से बाहर था। रिद्धिमा जो अशोक और रागिनी जी से नहीं मिली थी, उसने उन दोनों को देखा। वहीं अशोक और रागिनी जी अब रिद्धिमा को देखने लगे। तभी अशोक गुस्से से अथर्व की तरफ देखने लगा और बोला, अथर्व, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। यार, ये सही है। एक दिन वेद ने अचानक से आकर कह दिया कि अपने साथ दुल्हन ले आया है। और आज तुम भी। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। यार, इनवाइट तो किया होता। अथर्व निशब्द हो गया। रिद्धिमा ने सर झुका लिया। रागिनी जी जो अब तक बस रिद्धिमा की तरफ देख रही थी, उन्होंने अथर्व से कहा, अथर्व, क्या ये है तुम्हारी पत्नी? अथर्व ने हाँ में सर हिला दिया। रिद्धिमा जो पहले ही निखिल की मां से 1000 ताने सुन चुकी थी, उसे लगा कि आज उसे यहां भी सुनने को मिलेगा। उसके दिल में बेचैनी बढ़ गई। लेकिन रागिनी जी ने अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बहुत प्यारी लग रही है। आज पता चला मेरे दोनों बेटों ने छुप छुप के शादी कर ली, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, बहुएं मेरी हैं तो सुंदर और संस्कारी। रागिनी जी की बात सुनकर नैना और रिद्धिमा हल्के से मुस्कुरा दी। तभी अशोक ने मुंह फुलाते हुए कहा, आंटी, आप इनकी साइड मत लो। मुझे ये दोनों लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इनका दोस्त हूं या दुश्मन, इन्होंने अपनी शादी में मुझे इनवाइट तक नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी इनसे बदला जरूर लूंगा और मैं भी अचानक शादी करूंगा और अपनी शादी में इन दोनों को नहीं बुलाऊंगा। हो। अशोक ने गुस्से से मुंह फुलाते हुए अपनी बात खत्म की। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कभी कभी माता सरस्वती का निवास हमारी जुबान पर होता है। इसलिए जो बोला जाता है वो पूरा हो ही जाता है। उसकी किस्मत में भी एक अनचाही दुल्हन लिखी थी जिससे वो अभी अनजान था। अशोक को मुंह फुलाते देख सब मुस्कुरा दिए। अशोक ने रागिनी जी का चेकअप करना शुरू किया। उन्हें आज दोपहर तक हॉस्पिटल में रहने की जरूरत थी। इसलिए अथर्व और रिद्धिमा मूनलाइट विला से जो ब्रेकफास्ट लेकर आए थे, उन सबने बैठकर वो ब्रेकफास्ट खत्म किया। कुछ ही देर में नैना से रागिनी जी बहुत खुल मिल गई थी और रिद्धिमा से भी। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी रागिनी जी के आसपास नैना और रिद्धिमा बैठी हुई उनसे बातें किए जा रही थी। रिद्धिमा अब निखिल के धोखे से खुद को उबार चुकी थी। वो जानती थी कि अथर्व उसका प्यार नहीं था, लेकिन वो उसका पति जरूर था। दोपहर बाद रागिनी जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। नैना, रिद्धिमा, अथर्व और वेद के साथ रागिनी जी घर पर आ गई। वेद आज उन्हें अपने घर मूनलाइट विला लेकर आया था। विला आते ही रागिनी जी ने वेद से कहा, वेद, मुझे सबसे पहले मेरा जरूरी काम करना है। बहुए की मुंदिखाई भी तो देनी है। जाओ और मेरा रेड बॉक्स ले आओ, और हाँ, उसके साथ मुझे मेरा ब्लू बॉक्स भी चाहिए। वेद ने सर हिलाया। वहीं नैना ने रागिनी जी को सहारा देखकर वहां काउच पर ही बैठा दिया। रमा आंटी भी आकर रागिनी जी से मिली और फिर कुछ स्नैक्स का इंतजाम करने में बिजी हो गई। रिद्धिमा एक तरफ अथर्व के बगल में बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। वो ये नहीं जताना चाहती थी कि रिद्धिमा और अथर्व नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं थे। इसलिए वो अथर्व के साथ ही बैठी थी। अथर्व भी रिद्धिमा को पूरा रिस्पेक्ट दे रहा था। वो दोनों एक साथ काफी अच्छे लग रहे थे। तभी कुछ ही देर में वेद नीचे आया। उसके पास 2 पैकेट थे, एक रेड और एक ब्लू। उनसे पैकेट्स रागिनी जी की तरफ बढ़ा दी तो रागिनी जी ने वो रेड पैकेट नैना के हाथ में रखते हुए उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरकर आशीर्वाद देते हुए कहा, नैना बेटा, ये मुंह दिखाए का तोहफा है। ये मेरी सास ने मुझे दिया था। मेरी सास को उनकी सास ने दिया था और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। ये खानदानी रिंग है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद। अब इसे तुम अपनी बहू को देना। इतना कहते हुए रागिनी जी हंसने लगी तो नैना शर्म से लाल हो गई। रिद्धिमा, अथर्व और वेद भी मुस्कुराने लगे। तभी रागिनी जी बोली, खोल कर देखो तो सही, कैसा लगा तुम्हें मेरा तोहफा? नैना ने सर हिला दिया।
जब नैना ने रागिनी जी के कहने पर रेड बॉक्स खोला तो उसकी नजरों के सामने एक चमचमाती रिंग आई। ये रिंग इतनी खूबसूरत थी कि जैसे ही नैना की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। रिंग का डिजाइन बारीक और बेहद शाही था। ये एक विंटेज स्टाइल डायमंड रिंग थी, जिसमें बड़ा सा गोल कट हीरा सेंटर में बसा हुआ था, जो रोशनी में इंद्रधनुषी चमक बिखेर रहा था। चारों ओर छोटे छोटे डायमंड्स के साथ पिंक सैफायर के स्टोन्स जड़े हुए थे, जो रिंग को और भी बेमिसाल बना रहे थे। रिंग की बैंड प्लेटिनम की थी, जिसमें बेहतरीन नक्काशी की गई थी। उस पर महीन फूल पत्तियों का काम था, जैसे किसी पुराने राजमहल की दीवारों पर किया जाता है। रिंग की हर डिटेल इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि इसे देखने पर एक शाही धरोहर का एहसास हो रहा था, जैसे किसी राजा महाराजा के जमाने की रिंग हो। ये रिंग किसी सामान्य गहने से कहीं अधिक थी। ये परंपरा, विरासत और प्रेम का प्रतीक थी, जो सालों से वेद के परिवार में चली आ रही थी। रागिनी ने मुस्कुराते हुए नैना को देखा और प्यार से बोली, ये हमारी खानदानी अंगूठी है, और अब ये तुम्हारी है, नैना। इसे पहनते ही तुम्हें महसूस होगा कि तुम इस परिवार की असली बहू हो। रागिनी जी ने वो रिंग अपने हाथ से उस बॉक्स से निकाली और नैना के उंगली में डाल दी। नैना की उंगलियों में जब रिंग सजी, तो उसकी नजरें उसे निहारती रह गईं। वो खुद को किसी रानी जैसा महसूस कर रही थी, और रिंग की चमक उसके पूरे व्यक्तित्व में चार चांद लगा रही थी। नैना ने एक नजर रिंग पर डाली और फिर वो अचानक से रागिनी जी से लिपट गई। नैना ने कभी माँ का प्यार महसूस नहीं किया था, इसलिए उसे रोना आने लगा। उसने लगभग आंखों में नमी लिए हुए कहा, आंटी, मैं आपसे वादा करती हूँ, इस घर की बहू होने के सभी फर्ज पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाऊंगी। मैं वेद को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी और इस परिवार का मान सम्मान हमेशा बनाए रखूंगी। उसकी आंखों में सच्चाई और भावनाओं का समंदर साफ झलक रहा था। रागिनी ने उसकी बातों से खुश होकर उसे गले लगाया। नैना के लिए रागिनी का मां जैसा प्यार पाकर उसका दिल भर आया और उसने नम आंखों से कहा, थैंक यू आंटी। आपने मुझे इस घर में अपनी बेटी की तरह अपनाया, इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। पागल, मुझे आंटी नहीं मॉम बोलो। तुम मेरी बेटी हो, रागिनी जी बोली और मुस्कुरा दी। रिद्धिमा भी उन दोनों को देखकर खुश हो रही थी। वो नैना के लिए काफी खुश थी। तभी रागिनी ने मुस्कुराते हुए एक और बॉक्स, जो ब्लू कलर का था, रिद्धिमा की ओर बढ़ाया। रिद्धिमा बेटा, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मुंह दिखाया का तोहफा। रिद्धिमा हैरान रह गई, जबकि नैना को अब खुशी महसूस हो रही थी। रिद्धिमा बोली, लेकिन आंटी, मैं ये कैसे? रिद्धिमा कुछ संकोच में थी, लेकिन रागिनी ने उसे प्यार से समझाया, ये कान के झुमके तुम्हारे मुंह दिखाई के लिए हैं बेटा। अथर्व मेरा खून नहीं है, लेकिन कई सालों से मैंने उसे बड़ा किया और प्यार किया है, इसलिए इन पर तुम्हारा अधिकार है। ये झुमके मेरे लिए बहुत खास हैं, इन्हें मैंने और मेरे पति ने साथ में खरीदा था। रागिनी की बातों से झुमके की अहमियत और बढ़ गई, जबकि रागिनी जी की आंखों में नमी तैर गई। रिद्धिमा अब मना नहीं कर पाए। उसने अथर्व की तरफ देखा। अथर्व उसका पति था और वो उसकी बातों को मानने वाली थी। अथर्व ने इशारे में हाँ कहा तो रिद्धिमा ने वो झुमके ले लिए और बोली, थैंक यू आंटी। झुमके की सुंदरता बेमिसाल थी। ये झुमके पुराने जमाने के राजघराने के जैसे दिखते थे। गोल्ड बेस पर छोटे छोटे पन्ना और रूबी के पत्थरों की महीन कलाकारी की गई थी, और झुमके के किनारों पर मोतियों की लड़ियां लटक रही थीं, जो हर बार हल्के से हिलने पर चमकती। इन झुमकों की बारीकी और रागिनी की भावनाओं ने इन्हें और भी खास बना दिया। रिद्धिमा उन झुमकों को हाथ में लिए देखती रही, फिर बोली, थैंक यू आंटी। आपके इस उपहार को मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी, और ये मुझे हर वक्त आपकी याद दिलाएंगे। रागिनी जी आज ऐसे खुश थी मानो उन्हें क्या ही मिल गया हो। अभी सब बात कर ही रहे थे कि तभी वेद का फोन बजने लगा। वेद ने सबको बिना डिस्टर्ब किए वहां से थोड़ी दूर चला गया और फोन रिसीव किया। फोन पर किसी ने कहा, सर, बड़ी गड़बड़ हो गई। आज की न्यूज आपने देखी? किसी ने आपके बारे में मीडिया में न्यूज दे दी है और न्यूज में लोग आपके बारे में और मिस्टर अथर्व के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। जहां एक और वेद फोन पर बात कर रहा था, जबकि बाकी लोग हंसी मजाक और बातचीत में लगे थे। उन सभी का ध्यान वेद की तरफ नहीं था। फोन पर दूसरी तरफ से एक उस आदमी की सीरियस आवाज आई, सर, ये काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। मीडिया में मिस्टर अथर्व आहूजा और मैडम रिद्धिमा आहूजा की शादी की खबरें फैल चुकी हैं। पेपराजी ने उनकी बहुत सारी तस्वीरें खींच ली, और अब हर न्यूज चैनल और वेबसाइट पर अलग अलग हेडलाइंस चल रही हैं। कोई कह रहा है कि वेदांश कपूर के असिस्टेंट ने अचानक शादी कर ली,
तो कोई इसे एक छुपे हुए राज के रूप में पेश कर रहा है। सबका कहना है कि जरूर कोई बात होगी तभी शादी इस तरह अचानक से हो गई है। उस आदमी की बात सुनने के बाद वेद की भौहें सिकुड़ गईं। वो थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर गंभीरता से फोन पर सुन रहा था। सामने के इंसान ने फिर कहा, सर, ये न्यूज अभी बहुत तेजी से फैल रही है। सब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े होने के बावजूद मिस्टर अथर्व ने कैसे एक सिंपल लड़की से शादी की, और उसकी नई दुल्हन रिद्धिमा कौन है। कुछ तो इसे ऐसे भी दिखा रहे हैं जैसे गरीब लड़की से शादी के पीछे कुछ बड़ा राज छुपा हो। लोगों का कहना है कि कोई भी अमीर और हैंडसम इंसान सिंपल सी लड़की से बेवजह शादी नहीं कर सकता है। कुछ चैनल तो इसे एक तरह का स्कैंडल बना रहे हैं। उस आदमी की सारी बातें सुनने के बाद वेद ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, ठीक है, तुम शांत रहो विनीत, मैं देखता हूं इसे कैसे संभालना है, मुझसे अपडेट लेते रहो। उसने फोन काटा और वापस रागिनी, नैना, अथर्व और रिद्धिमा की ओर देखा, जो इस नई सिचुएशन से बिल्कुल अनजान थे। वेद अब सोचने लगा कि इस मुद्दे को कैसे शांत किया जाए। वेद ने फोन पर बातचीत खत्म की और थोड़ी देर तक वही खड़ा रहा। उसकी आंखें गंभीरता से दूर कहीं देख रही थी। उसने फोन को धीमे से अपनी जेब में डाला और एक गहरी सांस ली। अब उसकी नजरें रागिनी, नैना, अथर्व और रिद्धिमा पर पड़ी, जो कमरे के दूसरी ओर बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। उनके चेहरों पर कोई तनाव या चिंता नहीं दिख रही थी। वे सभी इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि बाहर मीडिया की दुनिया में उनके जीवन की एक नई हलचल मच चुकी है। वेद का मन अब तेजी से सोचने लगा। उसे समझ में आ गया था कि मीडिया वाले अथर्व और रिद्धिमा की शादी को लेकर सनसनीखेज खबरें फैला रहे हैं। उनके कैमरों ने शादी के कुछ व्यक्तिगत लम्हों को कैद कर लिया था, और अब उन तस्वीरों के साथ तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। वेद ने जल्दी से अपना फोन निकाला। वो मीडिया में आई खबरों को देखना चाहता था। आज सुबह से वो और उसकी फैमिली रागिनी जी के लिए परेशान थे, इसलिए उन्होंने न्यूज नहीं देखी थी। मीडिया में फैल रही खबरें कुछ इस तरह की थी। असिस्टेंट अथर्व आहूजा की रहस्यमयी शादी। क्या वेदांश कपूर को पता था? कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक के असिस्टेंट की अचानक शादी। क्या इसमें कोई छुपा राज है? कौन है रिद्धिमा? अचानक शादी से उठे सवाल। असिस्टेंट से मालिक बनने की राह। अथर्व आहूजा की शादी पर शक। असिस्टेंट अथर्व आहूजा की रहस्यमयी शादी। क्या वेदांश कपूर को पता था? कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक के असिस्टेंट की अचानक शादी। क्या इसमें कोई छुपा राज है? कौन है रिद्धिमा? अचानक शादी से उठे सवाल। असिस्टेंट से मालिक बनने की राह। अथर्व आहूजा की शादी पर शक। ये हेडलाइंस मीडिया वालों के लिए मसालेदार खबरें थीं, और वे इसे बड़े स्कैंडल के रूप में पेश कर रहे थे। वेद ने हेडलाइंस को पढ़ा। वेद ने समझ लिया था कि अगर ये मामला जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया, तो ये खबरें उनके परिवार के लिए और बड़ी मुसीबत बन सकती है। वो नैना को परेशान नहीं देख सकता था और साफ जाहिर था कि अगर रिद्धिमा पर सवाल उठेंगे तो जाहिर तौर पर नैना परेशान होगी। और वैसे भी वेद के लिए अथर्व और रिद्धिमा भी उसकी फैमिली का हिस्सा थे। वेद एक जगह खड़ा होकर कुछ देर तक कुछ प्लान्स बना रहा था। फिर वेद ने धीमे कदमों से चलते हुए अपने परिवार की ओर देखा। उसके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। क्या करना चाहिए? मीडिया वालों से कैसे निपटा जाए? क्या अथर्व और रिद्धिमा को इस बारे में बताना सही रहेगा, या फिलहाल उन्हें अनजान रखना बेहतर होगा? वेद इन सबके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो चलता हुआ उन सबके करीब आए गया। वो करीब आया तो सबसे पहले उसकी नजर नैना पर पड़ी, जो रागिनी के साथ बातें कर रही थी। नैना रागिनी से कह रही थी, मॉम, रिद्धिमा को कई सारी डिशेस बनानी आती है, लेकिन मुझे बस कुछ चीजें ही बनानी आती है। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं जल्दी ही कुछ चाह बनाना सीख जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे दोनों बहुओं के हाथ का बना खाना खाना है। अरे भाई, तुम दोनों की शादी की रस्में बाकी है अभी, रागिनी जी ने स्माइल करते हुए कहा। उनकी बात सुनकर रिद्धिमा और नैना मुस्कुराने लगी। रिद्धिमा बोली, बेशक आंटी, आप बताइए आप क्या खाना पसंद करेगी, मैं आपके लिए बनाऊंगी। हाँ मॉम, मैं आपके लिए चाय बना सकती हूँ, मुझे बस वही आता है, नैना ने कहा। नैना के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, और उसे देखकर वेद का दिल थोड़ी देर के लिए शांत हुआ। वेद ने देखा उसकी प्यारी सी पत्नी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। वो आज बहुत खुश दिखाई दे रही थी। नैना को इतना खुश देखकर वो खुद से बोला, नैना आज इतनी खुश है, क्या उसे बताना सही होगा? नैना को इस बात की कोई खबर नहीं है? वह नहीं चाहता था कि नैना इस मसले में उलझ जाए या परेशान हो।
नैना अभी भी उनके रिश्ते में प्यार और शांति ढूंढ रही थी, और ऐसे में वेद इस मीडिया वाले विवाद को उससे दूर रखना चाहता था। वेद नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से नैना को इस बारे में भनक तक लगे। वहीं उसकी नजर अथर्व और रिद्धिमा पर गई। वो दोनों हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। वो छिप छिप कर एक दूसरे को देखने की कोशिश कर रहे थे। अथर्व और रिद्धिमा की ओर देखते हुए वेद ने महसूस किया कि यह उनके लिए भी एक झटका होगा। उन्होंने भी अपनी शादी को व्यक्तिगत और शांति से किया था। कितना झमेला हुआ था उनकी शादी में, और इतने तमाशे के बाद मुश्किल से उनकी शादी हुई थी। लेकिन अब ये सब पब्लिक हो चुका था। वेद ने सोचा, अथर्व को इस बारे में बताना चाहिए। आखिरकार ये उसका भी मामला है। मैं उसे ज्यादा दिन तक इससे दूर नहीं रख पाऊंगा। लेकिन फिर इनकी खुशियों का क्या? वेद को अब ये तय करना था कि सबसे पहले इस बात को किस तरह से संभाला जाए। उसने फैसला लिया कि वह मीडिया को पहले शांत करेगा और उसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों को इस बारे में बताएगा। अगर यह मामला बिगड़ता गया तो इसका असर उनके कारोबार पर भी पड़ सकता था, और वेद इस रिस्क को कम करना चाहता था। वेद ने उसी आदमी को फोन किया जिसने उसे ये खबर दी थी। उसका नाम विनीत था, जो अथर्व का असिस्टेंट था, और अथर्व वेद का असिस्टेंट था। वेद ने विनीत को फोन किया और बोला, तुम तुरंत हमारे पीआर हेड को कॉल करो और कहो कि वो सभी प्रमुख मीडिया आउटलेट से बात करे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी अफवाहें या फेक न्यूज़ फैलाई जाए। हमें यह मैसेज भी भेजना होगा कि यह पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है और इसे पब्लिक फोरम पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। सारे मीडिया वालों से बात करके इसे तुरंत कंट्रोल करो। फोन काटते हुए वेद ने ठंडी सांस ली और कमरे में वापस आया। उसने पूरे परिवार की ओर देखा, जो उसकी ओर सवाल भरी निगाहों से देख रहे थे। वेद ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर कोई चिंता नहीं आने दी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी मीडिया से निपटने की योजना चल रही थी। तभी रागिनी जी ने वेद की तरफ देखते हुए उसे कहा, वेद इधर आओ, आज रिद्धिमा हम सबके लिए कुछ खास बनाने वाली है। वेद जाकर उन लोगों के पास बैठ गया। तभी उसका फोन फिर बजने लगा। उसने देखा सब फिर आपस में बात करने लगे थे। वेद ने फोन रिसीव किया और एक साइड में चला गया। वेद ने बोला, हाँ विनीत बोलो। विनीत थोड़ा परेशान सा लगा। वेद ने फोन पर उसकी आवाज सुनते ही अपने माथे पर हाथ रखा और उसके चेहरे पर गंभीरता फैल गई। उस विनीत की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वह खुद भी घबराया हुआ था। वेद ने गहरी सांस ली और उससे खुद को शांत रखने की कोशिश की। वेद बोला, क्या हुआ विनीत? फोन पर वो विनीत धीरे धीरे और दबे स्वर में बता रहा था, सर, न्यूज चैनल्स पर ये खबरें चल रही हैं कि मिस्टर अथर्व की शादी में आपके साथ कोई पार्टनर भी थी। लोगों ने देखा है कि आप शादी में अकेले नहीं आए थे, बल्कि एक महिला भी आपके साथ थी। हालांकि उसके चेहरे की साफ झलक नहीं मिली, लेकिन लोग इस पर अटकलें लगा रहे हैं कि वह आपकी गर्लफ्रेंड या कोई करीबी हो सकती है। सोशल मीडिया पर भी इस बात को लेकर हलचल मची हुई है। वेद का चेहरा पल भर के लिए और भी गंभीर हो गया। वो सोचने लगा, ये सब कब और कैसे हुआ? मैंने तो हर चीज को लेकर बहुत सावधानी बरती थी। उसने जल्दी से फोन के दूसरी ओर मौजूद विनीत से पूछा, विनीत मुझे बताओ, क्या तुमने फुटेज देखी है? उसमें क्या दिखाई दे रहा है? क्या उसमें कोई लड़की साफ दिखाई दे रही है? मुझे जल्दी बताओ। एक काम करो, फोटोज मुझे सेंड करो। आदमी ने धीमे स्वर में जवाब दिया, जी सर, मैंने देखा है। फुटेज बहुत साफ नहीं है, लेकिन आपकी पहचान साफ है। लोग कयास लगा रहे हैं कि वो महिला आपकी करीबी है। अभी तक चेहरा पूरा नहीं दिखा, लेकिन मीडिया इसे सनसनी बना रहा है। वेद के मन में कई विचार एक साथ उमड़ने लगे। क्या यह नैना थी? वो मेरे साथ थी, लेकिन हमने बेहद सतर्कता बरती थी। क्या मीडिया वालों ने नैना को पहचान लिया? लेकिन मेरी शादी की खबर तो कहीं नहीं थी। फिर कैसे? उसने खुद से सवाल किया। उसने फोन को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, ठीक है, तुम तुरंत सभी फुटेज को डिलीट कराने की कोशिश करो। मीडिया से संपर्क करो और कहो कि अगर ये अफवाहें फैलती रहीं, तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस खबर को तुरंत रोका जाए। किसी को भी इस मामले में बात करने का राइट नहीं है। विनीत ने हाँ में सर हिलाया और बोला, लेकिन सर, क्या ये सारी अफवाहें सच है? वेद ने सवाल को सुना। विनीत वेद का लेफ्ट हैंड था और अथर्व उसका राइट हैंड। विनीत को वेद ने कहा, तुमसे जितना कहा है उतना करो। विनीत ने सर हिलाया और फोन रख दिया। फोन काटते ही वेद ने एक गहरी सांस ली और वापस कमरे की ओर देखा। वहां रागिनी, नैना, अथर्व और रिद्धिमा अभी भी आपस में बातें कर रहे थे। किसी को भी इस नई मुसीबत की भनक तक नहीं थी। वेद को अब समझ आ चुका था कि अगर समय रहते इस बात को नहीं संभाला गया,
तो यह अफवाहें नैना और उसके रिश्ते के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। नैना को इस सब से दूर रखना ही सही रहेगा, वेद ने खुद से कहा। उसने जल्दी से अपने पीआर टीम को फिर से निर्देश दिया, इस बार और सख्ती से, तुम्हें किसी भी तरह से इन अफवाहों को दबाना होगा। मुझे कोई मीडिया हाउस इस खबर पर बात करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। ये मामला अभी यहीं खत्म होना चाहिए। अगर इस काम में देरी हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वेद ने फोन रखा और एक बार फिर परिवार की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भी चिंता नजर नहीं आने देनी थी। वो उनके पास जाकर बैठ गया। तभी रमा आंटी वहां पर आ गई। रमा आंटी ने वहां आते हुए नैना से कहा, मैडम, लंच रेडी है, आप सब प्लीज लंच के लिए आ जाइए। जी आंटी, नैना ने सर हिलाया। उसने रागिनी जी का हाथ पकड़कर उन्हें संभाल कर उठने में मदद की और डिनर टेबल की तरफ बढ़ गए। डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर इस वक्त वेद, नैना, रिद्धिमा, अथर्व और रागिनी जी ने खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद रिद्धिमा और अथर्व ने सबसे विदा ली और शालीमार बंगलो के लिए निकल गए। दूसरी तरफ रागिनी जी ने वेद से कहा, वेद, माँ, जे भी अब कपूर हाउस छोड़कर आ जाओ। रागिनी जी की बात सुनकर वेद बोला, लेकिन मॉम, आपको अभी रेस्ट की जरूरत है और आपको अपने लोगों के बीच रहने की जरूरत है। वहां पर कोई भी आपका अपना नहीं है। वेद की बात सुनकर रागिनी जी मुस्कुरा दी। वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, वो मैं घर है और वहां पर तुम्हारे डैड की यादें भी है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। वेद ने मूनलाइट विला में रागिनी जो को रोकने के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन वो उसकी बात नहीं मान रही थी। नैना जो वहां पर उन दोनों की बात सुन रही थी, वो वेद की परेशानी समझ रही थी और फिर रागिनी जी से मिलने के बाद वो खुद भी नहीं चाहती थी कि रागिनी जी यहाँ से जाए। इसलिए नैना आकर रागिनी जी की बगल में खड़ी हो गई और उसने उदास होने का नाटक करते हुए अपनी सास रागिनी से कहा, मॉम, आप जाना चाहती यही तो हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा, आपसे मिलकर ऐसा लगा कि मुझे माँ का आंचल मिल गया है। लेकिन अब आप भी यहाँ से जाना चाहती है। नैना ने नाटक करते हुए उदासी से सर नीचे झुका लिया। वो सच में चाहती थी कि रागिनी जी वहां से ना जाए। रागिनी जी ने नैना को उदास होते देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, ठीक है, बेटा, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं अगले कुछ दिनों तक तुम दोनों के साथ इस घर में रहूंगी। जैसे ही रागिनी जी ने इतना कहा, नैना ने खुशी से उन्हें गले लगा। वहीं दूसरी तरफ कार में अथर्व ड्राइव कर रहा था और रिद्धिमा उसके बगल में बैठी हुई थी। दोनों के बीच खामोशी थी। दोनों एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। वो तो बस एक दूसरे के नाम से और एक दूसरे के काम से ही उन्हें जानते थे। कार ड्राइव करते हुए जब काफी समय हो गया और रिद्धिमा कुछ नहीं बोली तो अथर्व ने उनके बीच की खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, तो क्या तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है? अचानक अथर्व के सवाल को सुनकर रिद्धिमा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अथर्व ड्राइव कर रहा था। वो सीधा ही देख रहा था। रिद्धिमा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर बोली, मेरी फैमिली में नैना के सिवाय कोई नहीं है। नैना से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो मेरी सगी फैमिली से भी बढ़कर है और मैं अनाथ हूँ। अथर्व चुप हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि उसने रिद्धिमा को शायद उदास कर दिया था। आखिर शादी में ही इतना तमाशा हुआ कि सबको पता चल गया था कि रिद्धिमा एक अनाथ लड़की थी। अथर्व अब चुप हो गया। तभी रिद्धिमा ने कार ड्राइव करते अथर्व की तरफ देखते हुए उससे कहा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो, अथर्व ने धीमी आवाज में सर हिलाया। तुमने मुझसे शादी क्यों की? रिद्धिमा ने अथर्व की आंखों में देखा। अथर्व भी रिद्धिमा की तरफ देखने लगा। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। रिद्धिमा की बात से अनजान बनते हुए अथर्व ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? अथर्व को अपने अंदर कुछ धड़कता हुआ महसूस हुआ। उसने खुद को संभालने की कोशिश में कार की स्पीड तेज कर दी। तभी रिद्धिमा ने उससे फिर कहा, मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं किसी और से प्यार करती थी और खुद की शादी मैंने तोड़ दी और उसी मंडप में तुमसे शादी करने के लिए कहा क्योंकि मुझे निखिल से बदला लेना था। लेकिन तुम्हें क्या हुआ था? तुमने किस वजह से मुझसे शादी की? अथर्व के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो क्या जवाब देता? क्या उसे ये जवाब देना चाहिए कि उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसकी प्रेमिका को नीचा दिखाए, किसी और की वजह से उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो उसके चेहरे पर उदासी नहीं देखना चाहता था, लेकिन अथर्व कुछ नहीं बोला। अथर्व को चुप देखकर रिद्धिमा ने फिर पूछा, बताओ, क्योंकि तुमने मुझसे शादी? कोई तो रीजन होगा ना मुझसे शादी करने का। रिद्धिमा बार बार अथर्व से एक ही सवाल कर रही थी और अथर्व उसकी बातों एक जवाब नहीं दे पा रहा था। उसके दिमाग में बस वही सब चल रहा था।
शादी वाला सीन। अथर्व की तरफ देखते हुए उसने फिर कहा, बताओ ना, मुझे जानना है। रिद्धिमा के बार बार पूछने से परेशान अथर्व ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की नाराजगी से कहा, तुम मुझसे बार बार एक ही सवाल पूछना बंद करोगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्योंकि मैंने तुमसे शादी क्यों हाँ कहा। बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख पाया। सबके सामने तुम्हें यूं जलील होते कैसे देखता मैं, बोलो। रिद्धिमा अथर्व के जवाब को सुनकर हैरान थी। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो बोली, क्यों क्यों नहीं देख सकते मेरे आंखों आंसू? हाँ। अथर्व कुछ जवाब देता उससे पहले ही हॉर्न की तेज आवाज सुनाई दी। रिद्धिमा और अथर्व ने एक साथ उधर देखा तो सामने ट्रक आ रहा था। अथर्व घबरा गया। उसने अपनी कार को एक दूसरी साइड में अचानक से मोड़ा और ब्रेक लगा दिए। रिद्धिमा भी घबरा गई थी। अथर्व की कार एक ओर जाकर रुक गई। उनका एक्सीडेंट होते होते रह गया था। अथर्व और रिद्धिमा की सांसें तेज हो गई थी, क्योंकि जैसे ही अथर्व ने कार को मोड़ा था, एक झटके के साथ वो रिद्धिमा की तरफ झुक गया था और उन दोनों के होंठ एक दूसरे से जा मिले थे, जैसे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। रिद्धिमा के हाथ अथर्व के इर्द गिर्द थे और अथर्व के हाथ रिद्धिमा के सीने पर था। दोनों एक दूसरे की आंखों में एक पल के लिए खो से गए थे, लेकिन अगले ही पल रिद्धिमा को महसूस हुआ कि उसकी बॉडी पर कुछ गर्माहट अचानक से महसूस हो रही है, कुछ गीला सा। रिद्धिमा थोड़ी हिली और अथर्व उसके ऊपर से हट गया और खुद को ठीक किया। रिद्धिमा भी ऑकवर्ड हो गई थी, लेकिन उसने अपने बॉडी पर जहां उसे गर्माहट महसूस हुई थी, उसने हाथ लगाया तो देखा वहां खून था। खून देखकर रिद्धिमा की आंखें चौड़ी हो गई और उसने देखा, अथर्व जो ड्राइविंग सीट पर था उसके सर से खून निकल रहा था। अथर्व, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे सर से खून? रिद्धिमा हड़बड़ा गई। वो अथर्व की तरफ बढ़ी। उसकी बात सुनकर अथर्व ने अपने सर पर हाथ रखा तो देखा उसके सर से खून निकल रहा था। चोट गहरी नहीं थी, लेकिन खून रोकना जरूरी था। रिद्धिमा को कुछ नहीं सूझा तो उसने जल्दी से अपने साड़ी के पल्लू से एक कोना फाड़ा और उसे अथर्व के सर पर बांधते हुए बोली, ड्राइविंग सीट से हटो, मुझे ड्राइव करने दो। तुम आओ, इधर इधर बैठो। जब रिद्धिमा ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और अथर्व के सर पर उसे बांधने लगी, वो अथर्व के बेहद करीब थी। अथर्व के चेहरे के पास रिद्धिमा का सीना था जो उसकी नाक से लग रहा था, और रिद्धिमा के शिकन भरा चेहरा और उसकी नजर अथर्व के पट्टी को बांधने में व्यस्त थी। अथर्व को जैसे अपने चोट की परवाह नहीं थी। उसने देखा कि रिद्धिमा उसकी फिक्र कर रही थी। यही उसके लिए बड़ी बात थी। अथर्व ने रिद्धिमा की बात सुनते हुए और खुद पर कंट्रोल करते हुए अपने सर को हल्के से पकड़ा और बोला, नहीं, मैं ठीक हूं। डोंट वरी, तुम आराम से बैठो, मैं ड्राइव करूंगा। अथर्व की बात सुनने के बाद रिद्धिमा गुस्सा हो गई। उसने गुस्से में कहा, अच्छा, क्या तुम कोई सुपर हीरो हो जो चोट लगने के बाद भी ड्राइव कर पाओगे? अथर्व रिद्धिमा की बात सुनकर झेप गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम ही ड्राइव करो, मुझे साइड में आने दो। अथर्व ने कार से उतरकर दूसरी तरफ से पैसेंजर सीट पर बैठ गया और रिद्धिमा कार ड्राइव करने लगी। अथर्व ने देखा, रिद्धिमा अच्छी ड्राइवर थी। वो कार को बहुत संभालकर ड्राइव कर रही थी। अथर्व ने उसे ड्राइव करते हुए देखा तो पूछा, तुमने कार ड्राइव करना कब सीखा? रिद्धिमा ने ड्राइव करते हुए ही कहा, लाइफ में ऐसी कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए जो हम ना कर सके, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, और इसलिए मैंने बहुत पहले कार ड्राइव करना सीख लिया था। रिद्धिमा के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। अथर्व ने बस सर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में दोनों शालीमार बंगलो पहुंच गए और वहां जाने के बाद रिद्धिमा ने अथर्व को हल्दी वाला दूध दिया और अपने कमरे में चली गई, जबकि अथर्व स्टडी रूम में आ गया। जब से वो शालीमार बंगलो में लौटा था और रिद्धिमा साथ आई थी, तब से वो स्टडी रूम में काउच पर सोता था। वो गेस्ट रूम में सो सकता था, लेकिन अपने रिश्ते का सच वो किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था, इसलिए वो स्टडी रूम में ही सोता था। शाम को चुकी थी और रागिनी जी अपने कमरे में आराम कर रही थी, जबकि नैना उन्हीं के साथ बैठी बातें कर रही थी। नैना से बातें करने में रागिनी जी को बहुत मजा आ रहा था। रागिनी जी बोली, नैना, सच कहूं तो मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुमसे मिली। बेटा, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। मैं यहाँ तुम्हारे साथ बोर नहीं हो रही हूँ। लेकिन मैं कपूर मैंशन में काफी बोर हो जाती हूँ और मेरे पास करने को कुछ नहीं होता। नैना ने रागिनी जी की बात सुनी तो स्माइल करते हुए बोली, मॉम डोंट वरी, मैं हूं ना। अब आप चाहे यहाँ रहो या कपूर मैंशन में, आप बोर नहीं होगी। कैसे? रागिनी जी ने हैरानी से पूछा। नैना इस तरह मुस्कुराने लगी मानो उसे कोई आइडिया नहीं खजाना मिल गया हो। रागिनी जी ने भौहें उचका ली।
नैना ने स्माइल करते हुए फोन निकाल लिया और बोली, मॉम, हम दोनों ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। मैं और आप, सोचिए हमें कितना मजा आने वाला है। अगर आप कपूर मैंशन में होगी तब भी हम दोनों मजे से गेम खेल पाएंगे और आप बोर भी नहीं होगी। सच में? रागिनी जी ने पूछा। यस मॉम, मैं आपको खेल कर दिखाती हूँ, नैना ने कहा। वो पालथी मारकर रागिनी जी के बगल में बैठ गई और दोनों की नजरें फोन पर गड़ गई। नैना रेसिंग गेम खेल रही थी और उसे मजा आ रहा था ये गेम खेलने में। दोनों सास मजे से गेम खेलने में बिजी हो गई थी। मुझे भी तो सिखाओ, ये गेम मेरे फोन में नहीं है, रागिनी जी ने शिकायती लहजे में कहा। हाँ तो मैं इंस्टॉल करती हूँ मॉम, वेट, नैना ने कहा और झट से वो गेम उनके फोन में इंस्टॉल कर दिया। रागिनी जी किसी बच्चे की तरह खुश हो गई। नैना और रागिनी ने अब अपनी एक टीम बनाई जिसमें सिर्फ वो दोनों ही थी और अपने अपने फोन में खेलने लगी। 1 घंटे में दोनों ने उस खेल में मानो महारत हासिल कर ली थी। दोनों खूब एंजॉय कर रही थी। नैना के जीवन में माँ की कमी पूरी नहीं थी, लेकिन आज वो वेद की मॉम के साथ वो कमी पूरी कर रही थी और रागिनी जी का अकेलेपन भी दूर हो गया था। वो खुलकर हंस रही थी। नैना और रागिनी जी फोन में गेम खेल रही थी कि तभी नैना का फोन रिंग होने लगा। नैना ने रागिनी जी की तरफ देखा और बोली, मॉम, इम्पोर्टेंट फोन कॉल है, आप कंटिन्यू करिए। रागिनी जी ने सर हाँ में हिलाया और फिर फोन में घुस गई। नैना ने फोन स्क्रीन देखा। स्क्रीन पर काव्या का नाम देखकर उसने जल्दी से फोन उठाया और कमरे से थोड़ी दूर जाकर बात करने लगी। हाय काव्या, कैसी हो? नैना ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो आजकल? तुम शूटिंग पर क्यों नहीं आ रही हो? काव्या की आवाज में हल्की चिंता थी। नैना मुस्कुरा दी। नैना ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए अभी नहीं आ पाए, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। नैना भला कैसे काव्या को बता पाती कि उसकी सास की तबीयत खराब थी। उसने तो यही कह रखा था कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो शादीशुदा है। इस बात पर तो किसी से बात भी नहीं करना चाहती थी। नैना की बात सुनकर काव्या ने अपनी आवाज को थोड़ा तेज करते हुए कहा, तुम्हें काम पर जल्दी आना चाहिए। तुम्हें पता भी है यहाँ क्या हो रहा है? नैना ने काव्या से पूछा, क्या हो रहा है? काव्या ने अगल बगल देखते हुए कहा, नैना, सुना है कि सीखा ने डायरेक्टर जसप्रीत के कान भर दिए हैं। वो अब तुम्हारे टीना वाले रोल को रिप्लेस करने की सोच रहे हैं। अगर तुम जल्द नहीं लौटी तो तुम्हारा रोल किसी और को दे देंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पहले ही टीवी शो में तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाए? नैना का दिल धड़कने लगा। टीना का रोल। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत और इस रोल के लिए की गई सारी कोशिशें घूमने लगी। नैना के दिल में बेचैनी होने लगी। उसने सोचा, आखिर सीखा उसके पीछे बचपन से ही क्यों पड़ गई है? क्या सीखा ने ऐसा किया? नैना के गले से आवाज मुश्किल से निकली। वो तुरंत बोली, मैं कल ही जल्द से जल्द वापस आऊंगी, बस यहाँ फैमिली के कुछ मामले सुलझाने हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है, इसलिए कल मैं वापस आ जाऊंगी। काव्या ने तुरंत फिक्र करते हुए जवाब दिया, तुम्हें सच में जल्दी करना होगा नैना, जसप्रीत ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। और वैसे भी डायरेक्टर जसप्रीत को लुभाने वाली लड़कियां बहुत मिल जाएगी जो अपने जिस्म की नुमाइश करके रोल पा सकती है। काव्या अच्छे से जानती थी कि आखिर डायरेक्टर जसप्रीत कैसा इंसान था। नैना ने चिंता में आकर के गहरी सांस ली, तभी काव्या फिर बोली, और सुनो, एक और चीज है। क्या? नैना ने घबराते हुए पूछा। काव्या ने एक मजाकिया लहजे में कहा, तुम्हें मिस्टर वेदसन कपूर के बारे में सुना है? वेदांश कपूर का नाम सुनकर नैना के कान खड़े हो गए। तभी काव्या बोली, मिस्टर वेदांश कपूर और उनके असिस्टेंट के बारे में बहुत से गॉसिप चल रहे हैं। नैना ने ये सुना तो कंफ्यूज हो गई। वो बोली, कैसी गॉसिप? और मिस्टर कपूर तो अक्सर लो प्रोफाइल रहते हैं ना? काव्या ने ना में सर हिलाया और फोन को अपने दूसरे कान से लगाते हुए बोली, नैना, क्या तुम इसी धरती पर रहती हो? अरे यार, तुमने न्यूज नहीं देखी? ऑनलाइन न्यूज में मिस्टर कपूर को लेकर अफवाहें चल रही हैं। मीडिया वाले कह रहे हैं कि उनके असिस्टेंट अथर्व की शादी में मिस्टर कपूर के साथ एक लड़की थी, उनकी पार्टनर। कुछ फुटेज लीक हो गई है, लेकिन उसमें उस लड़की का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। जैसे ही काव्या के मुंह से नैना ने ये सुना, नैना के हाथों से फोन लगभग गिरते गिरते बचा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने सोचा, मेरे और वेद के बारे में ये सब कैसे हुआ? नैना के आंखों में घबराहट भी थी और चिंता भी। काव्या, ये कैसे हो सकता है? नैना ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। नैना की बात सुनकर काव्या लापरवाह लहजे में बोली, क्या फर्क पड़ता है नैना?
अगर मिस्टर कपूर की कोई पार्टनर है भी तो लोगों को उसके बारे में कुछ बुरा क्यों बोलना है? ये उनकी लाइफ है और अगर वो सीक्रेट रखना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? लेकिन तुम्हें पता है, आज मेरा दिल टूट गया। काव्या ने मुंह बनाते हुए कहा। नैना ने आंखें छोटी की और चिंता को सैफ करते हुए बोली, क्यों, कैसे दिल टूट गया तुम्हारा? क्या किसी ने तुम्हें धोखा दिया है? काव्या ने मुंह बनाया और उदास होकर बोली, हाँ यार, आज मेरा दिल टूट गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इंसान मेरा दिल तोड़ देगा जिसे मैं पसंद करती हूँ। काव्या की उदासी देखकर नैना को अच्छा नहीं लगा। नैना ने कहा, काव्या, उसने तुम्हें कैसे धोखा दिया? मेरा मतलब क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता? नैना के इस सवाल पर काव्या ने लगभग रोनी सी आवाज में कहा, नैना यार, मेरे दिल पर नमक मत छिड़को। वो मुझसे प्यार करता तो मेरा दिल नहीं तोड़ता, लेकिन उसे मेरी परवाह नहीं है। उसे तो शायद किसी की परवाह नहीं है। मैंने सुना है कि वो एक नंबर का अकड़ू और घमंडी इंसान है। मुझे उससे इसीलिए तो प्यार हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं हमेशा उससे झगड़ पाऊंगी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। काव्या रो पड़ी। नैना को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसे जल्द से जल्द वो न्यूज देखनी थी और दूसरी तरफ काव्या का दिल टूट गया था और अब नैना को उसका साथ देना था। नैना ने सर हिलाया और काव्या से प्यार से समझाते हुए बोली, काव्या, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे बताओ, कौन है वो लड़का जिसने मेरी दोस्त का दिल तोड़ा है? देखना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी और तुम्हारे लिए लड़ाई भी करूंगी, जैसे तुम मेरे लिए करने को रेडी हो। मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूं ना। मैं जरूर उस लड़के को सबक सिखाऊंगी। नैना की बात सुनकर काव्या ने अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, थैंक यू नैना। जानती हो, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में काफी लकी हूँ जो तुम्हारे जैसी दोस्त मिली है मुझे। मैं अब तुमसे बात करने के बाद अच्छा फील कर रही हूँ। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरे दिल की बात को समझा। मुझे सच में अब काफी अच्छा लग रहा है। नैना काव्या की पूरी बात सुन रही थी। वो उसका दिल टूटने पर दुखी महसूस कर रही थी। नैना की ये प्रॉब्लम थी, वो किसी के भी दुखी होने से दुखी हो जाती थी। नैना बस सुन रही थी। वो अपने सामने रागिनी जी को गेम खेलते हुए देख रही थी। रागिनी जी खुश थी। ऑनलाइन बहुत सारी गॉसिप चल रही थी और नैना काव्या की बातों से परेशान हो रही थी। काव्या ने अपनी बात जारी रखी और बोली, नैना, वो लड़का बहुत हैंडसम, डैशिंग और चार्मिंग है। जी करता है उसके होठों को चूम लूं, लेकिन क्या है ना, उसकी जिंदगी में कोई और लड़की है शायद। नैना ने सोचा कि प्यार में धोखा खाना कितनी बुरी बात है और दर्दनाक भी। नैना ने सर हिलाया और बोली, काव्या मेरी बात सुनो। अगर उस लड़के के लाइफ में पहले से कोई लड़की है या अब कोई लड़की है तो उसे छोड़ देना। उससे अलग होना ही जरूरी है, क्योंकि इससे तुम अपनी ही लाइफ बर्बाद कर रही हो। काव्या ने नैना की बात को सुना और उसकी बात काटते हुए बोली, नहीं नैना, ऐसा नहीं है। मैं वो पहली लड़की हूं जो उस लड़के के लाइफ में आई थी। मैं उस लड़कों को तब से पसंद करती हूं जब मैं छोटी थी। ओ बचपन का प्यार, नैना ने सोचा। फिर उसने कहा, ठीक है काव्या, अमिन समझ गई। लेकिन अब तुम उस लड़के का नाम या एड्रेस बताओ, मैं उससे मिलकर बात करूंगी। शायद कोई गलतफहमी हुई होगी तुम दोनों के बीच। नैना के इतना कहने पर काव्या खुश हो गई। उसने सर हिलाया और बोली, उसका नाम वेदांश कपूर है नैना। काव्या के मुंह से ये नाम सुनकर नैना का दिल धक से रह गया। उसकी दोस्त उसके ही पति को पसंद करती है और उसके लाइफ में नैना से पहले उसकी जगह थी। नैना अपनी जगह पर ही फ्रिज सी हो गई मानो। तभी उसके कान में काव्या के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। काव्या हंसते हुए नैना से बोली, नैना सच में तुम काफी बेवकूफ हो यार। तुम इतनी जल्दी बुद्धू कैसे बन सकती हो? तुम तो ऐसे चुप हो गई हो जैसे कोई शौक लगा हो। काव्या के हंसने पर नैना जैसे होश में आई और उसने काव्या की बात सुनी। नैना ने घबराहट को छिपाते हुए कहा, लेकिन काव्या, क्या सच में तुम मिस्टर कपूर से? नैना बात पूरी कर पाती उससे पहले ही काव्या ने उसकी बात काट दी और बोली, तुम कैसी बात कर रही हो नैना? वेदांश कपूर कोई मिट्टी का गुड्डा थोड़े है जो कोई भी उसे खरीद सकता है। वो तो मिस्टर वेदांश कपूर है, इतने अमीर खानदान का इकलौता वारिस। उसे मैंने बिजनेस न्यूज में देखा है। वो हैंडसम और डैशिंग है लेकिन काव्या का दिल नहीं चुरा सकता। इस काव्या को तो ऐसा लड़का चाहिए जो बात बात पर नखरे करता हो, लड़कियों जैसी हरकतें हो, हैंडसम हो और सबसे खास बात, दिमाग से पैदल और लड़ाई करने वाला हो। नैना को अब सुकून मिला। एक पल के लिए वो डर गई थी। उसने राहत की सांस ली और बोली, तुम्हें ऐसा लड़का क्यों चाहिए?
क्योंकि मुझे ऐसे ही लड़के से प्यार होगा और वही लड़का मुझे भी झेल पाएगा ना, काव्या ने बोला। नैना ने हाँ में सर हिलाया। उसने सोचा, काव्या को झेलने के लिए सच में एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो उसे कभी बोर न होने दे। नैना मुस्कुरा दी। उसने काव्या से कहा, ठीक है काव्या, फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच मुझे अपडेट देने के लिए। नैना ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब उसके मन में हजारों सवाल घूमने लगे कि क्या वेद को मालूम है और क्या रिद्धिमा इस बारे में जानती है। यही सब सोचते हुए रात हो गई और फिर अगला दिन भी। नैना सुबह रेडी हुई, रागिनी जी से मिली और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो आज शूटिंग पर चली गई। कुछ देर बाद ही नैना जब शूटिंग सेट पर पहुंची तो माहौल में एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ। चारों ओर क्रू मेंबर व्यस्त थे और सेट पर एक सीन की शूटिंग चल रही थी। जैसे ही उसने निगाहें उठाए, उसने देखा कि शिखा एक सीन के बीच में थी, एकदम ग्लैमरस अंदाज में कैमरे के सामने परफॉर्म कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो नैना को चुनौती दे रही थी। जैसे ही उसकी नजर नैना पर पड़ी, उसने एक ईविल स्माइल पास की, जिससे नैना का शक यकीन में बदल गया। कुछ तो गड़बड़ है, नैना ने सोचा, क्या शिखा मुझे देख रही है या परफॉर्म कर रही है? क्या ये इसके नाटक का हिस्सा है? नैना सोच में थी। नैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानती थी कि शिखा उसे फंसाने या नुकसान पहुंचाने की कोई ना कोई चाल जरूर रच चुकी थी। अब उसे हर कदम सावधानी से उठाना था। नैना यहाँ पर कोई गलती नहीं कर सकती थी, खासकर तब जब उसे पता था कि शिखा उसके लिए प्लान्स बना चुकी थी। नैना अभी वहां पर खड़ी थी कि तभी जसप्रीत की नजर नैना पर चली गई। नैना को देखकर अचानक जसप्रीत, जो इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था, तेजी से उसकी ओर आया। उसकी चाल और चेहरे के भाव देखकर साफ था कि वो काफी गुस्से में था। ओह गॉड, अब क्या करेगा ये? मुझे डर है कि काव्या की बात सही ना निकल जाए। सोचते हुए नैना ने मन ही मन खुद को तैयार किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जसप्रीत उसे सबके सामने इस तरह टारगेट करेगा। नैना, आखिर तुम कब आ रही हो सेट पर? तुमने टाइम देखा है? जसप्रीत की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था और उसकी बातों ने पूरे सेट का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। क्रू मेंबर और बाकी लोग भी अब चुपचाप जसप्रीत और नैना की तरफ देखने लगे थे। नैना को बुरा फील हो रहा था। नैना ने कुछ कहने की कोशिश की, सर, वो एक चुगली। डायरेक्टर जसप्रीत ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और आगे गुस्से से बोला, नैना, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इतने दिनों तक छुट्टी पर रहकर आना ठीक है? ये कोई हॉबी क्लास नहीं है, शूटिंग प्रोफेशन है और तुम इस तरह लेट कैसे आ सकती हो? डायरेक्टर जसप्रीत ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जिससे नैना खुद को काफी छोटा महसूस करने लगी। सबकी नजर नैना पर थी। शिखा मुस्कुरा रही थी। शूटिंग रुक गई थी। काव्या भी वहां पर थी और उसे नैना के लिए बुरा फील हो रहा था। नैना को उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी। वहीं डायरेक्टर जसप्रीत की बात सुनकर नैना ने सफाई देने की कोशिश की, सर, एक चुगली, कुछ फैमिली इश्यूज थे। मैंने पहले भी बताया था कि मैंने आपसे परमिशन तो ली थी। फैमिली इश्यूज? जसप्रीत ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आंखों में तिरस्कार था। वो गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, यहाँ हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई फैमिली इश्यू होता है नैना। इसका ये मतलब नहीं कि तुम जब चाहो सेट पर आओ और जब चाहो छुट्टी ले लो। तुम्हारे जैसी प्रोफेशनलिज्म की कमी की वजह से हमारे शूट शेड्यूल पर असर पड़ रहा है। नैना ने सर नीचे कर लिया। उसकी गलती बस इतनी थी कि आज उसे यहाँ आने में देर हो गई थी क्योंकि उसे टाइम पर टैक्सी नहीं मिली थी। वहीं नैना को नीचा फील करते देखकर शिखा को अपने मन में खुशी महसूस हो रही थी। वो खुद से बोली, ये तो बस ट्रेलर है नैना, आगे देखती जाओ क्या होता है। वहीं नैना को सर झुकाए देखकर कुछ क्रू मेंबर्स आपस में गॉसिप कर रहे थे। कुछ लोग सहानुभूति जताते हुए नजरें मिला रहे थे, जबकि कुछ मजे लेते दिख रहे थे। वहीं नैना का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। वो जानती थी कि जसप्रीत उसे सबके सामने नीचा दिखा रहा है और इसके पीछे जरूर शिखा का हाथ है। उसकी हरकतों ने पहले ही जसप्रीत के कान भर दिए थे और अब उसे सबके सामने जलील किया जा रहा था। नैना अभी जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो इस सेट से अपना नाम नहीं हटाना चाहती थी। ये नैना का पहला शो था। वो चुपचाप खड़ी थी। और सुनो, जसप्रीत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा जो टीना वाला रोल है, उसे भी मैं किसी और को देने पर विचार कर रहा हूँ। तुम पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम हर रोज ऐसे लेट आओगी और फैमिली इशू के बहाने बनाओगी, तो क्या मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करता रहूंगा कि कब नैना देवी आए तो हमारी शूटिंग स्टार्ट हो? हाँ। शिखा फिर मुस्कुरा दी। उसकी जीत हो रही थी। वहीं ये सुनते ही नैना का दिल धक से रह गया। रिप्लेस
उसका रोल किसी और को देने की बात हो रही थी, वो रोल जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। नैना ने शिखा की तरफ देखा, शिखा ने एक आई ब्लिंक कर दी। वो आगे बढ़ी और सेट से नीचे आते हुए बोली, जसप्रीत सर, प्लीज नैना को इतना मत डांटिए। माना कि नैना को लेट नहीं आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि नैना सच में किसी काम में फंस गई हो। वो मैंने आपको बताया था ना, नैना के काम के बारे में। शिखा ने लास्ट के शब्दों पर जोर दिया। नैना की आंखें छोटी हो गई। शिखा किस काम के बारे में बात कर रही थी? वहीं जसप्रीत ने शिखा की बात सुनी और उसके इशारे को समझ गया। उसने कहा, नैना, बस बहुत हो गया। आज से तुम्हें इस काम पर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी से मैं तुम्हें अपने इस प्रोजेक्ट से बाहर कर रहा हूं। डायरेक्टर जसप्रीत की बात सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ गया। नैना ने खुद को संभाला और फिर नैना ने संयमित स्वर में कहा, सर, एक मैंने अभी तक जितनी भी शूटिंग की है उसमें आपने मेरी तारीफ की और मेरे एक्टिंग की भी। क्या आपको टीना के रोल के लिए कोई दूसरी एक्ट्रेस मुझ जैसी परफेक्ट मिल पाएगी? नैना जानबूझकर ये कह रही थी ताकि अपने डर को छुपा सके, लेकिन उसकी आवाज में छुपी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। शिखा, जो अब अपना सीन खत्म कर चुकी थी, थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर वही ईविल स्माइल थी। उसे मजा आ रहा था कि उसका प्लान काम कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक मौका देने की बात है, नैना, जसप्रीत ने कहा, अब ये तुम्हारे भविष्य की बात है। अगर तुम अभी से अपने प्रोफेशन पर ध्यान नहीं दोगी, तो इंडस्ट्री में तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। मैंने सुना है कि तुम और भी कहीं उलझी हुई हो इन दिनों। नैना का गला सूखने लगा। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाए। जसप्रीत ने बिना और कुछ सुने उसे नजरअंदाज करते हुए आगे की शूटिंग की तैयारियों में जुटने का इशारा किया और नैना को वहीं खड़ा छोड़ दिया। नैना ने एक बार फिर शिखा की ओर देखा, जो अब भी वही घमंड से भरी मुस्कान लिए खड़ी थी। तुम्हें हराना इतना आसान नहीं है, शिखा, नैना ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में अब एक उदासी आ गई थी। जब सभी शूटिंग में व्यस्त हो गए और नैना अकेली खड़ी रह गई, तब शिखा ने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। वह नैना की ओर बढ़ी, उसके चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान थी। शिखा ने नैना के करीब जाकर अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, तो नैना, तुम्हें लगता है कि तुम यहां इस तरह आकर बच जाओगी? डायरेक्टर से डांट खा ली और अब क्या करोगी? अपने इस पारिवारिक प्रॉब्लम का बहाना बनाकर तुम इंडस्ट्री में कितने दिन टिक पाओगी? तुम्हें पता है ना, यहाँ काम मेहनत और ईमानदारी से नहीं, जिस्म से मिलता है। तो क्यों ना अपने जिस्म को भेजकर तुम पैसे कमाओ? वैसे भी ये अच्छे पैसों में बिकने लायक तो है ही। नैना ने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह जानती थी कि शिखा उसे उकसा रही है, लेकिन इस समय उसका जवाब देना और ज्यादा दिक्कतें खड़ी कर सकता था। मगर उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। शिखा के चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था, मानो वह नैना की बेइज्जती से खुश हो रही हो। शिखा ने फिर ताना मारा, वैसे डायरेक्टर की नजरों में तो अब तुम गिर चुकी हो। तुमसे अब क्या उम्मीद की जा सकती है? शायद तुम्हें इस इंडस्ट्री को छोड़कर किसी और काम की तलाश करनी चाहिए। कैसा रहेगा अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करो या फिर किसी की मिस्ट्रेस बनकर रहो? मुझे लगता है तुम्हें डायरेक्ट जसप्रीत पर ट्राई करना चाहिए। उनकी बहुत सारी लड़कियां मिस्ट्रेस बनने के ख्वाब देखती है। इतनी देर में काव्या, जो दूर से ये सब देख रही थी, तेजी से नैना के पास आई। उसने देखा नैना शांत होकर गुस्से से उसे देख रही थी। शिखा, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। तुम कौन होती हो नैना को क्या करना चाहिए या नहीं ये बताने वाली? काव्या ने गुस्से में कहा। उसने आगे कहा, नैना की पर्सनल लाइफ को लेकर बातें बनाना बंद करो। शिखा ने काव्या की ओर तिरछी नजरों से देखा और हंसी, ओह, तो अब तुम्हारी दोस्त तुम्हें बचाने आ गई। कितनी दयनीय बात है। नैना को बचाने के लिए तुम्हें आगे आना पड़ रहा है, क्योंकि शायद वो खुद अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती। काव्या ने गुस्से में जवाब दिया, नैना को अपने लिए खड़ा होना बखूबी आता है, लेकिन तुम अपनी चालों से दूसरों को नीचा दिखाने में ही खुश रहती हो। इस बीच शिखा की दोस्त अलीशा भी वहां पहुंच गई। वह शिखा के पक्ष में खड़ी हो गई और बोली, काव्या, तुम्हें लगता है कि तुम नैना को बचा पाओगी? यहाँ ये इंडस्ट्री है, हर कोई अपनी जगह खुद बनाता है। और वैसे भी नैना ने जिस तरह से शूटिंग को छोड़ा है, वो दिखाता है कि वो इस काम के लायक नहीं है। फिर उसे तो यहाँ से निकलना ही चाहिए। नैना ने अपनी ओर हो रही बातचीत को शांति से सुन रही थी। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, बल्कि एक शक्ति की लड़ाई थी, जहां हर कोई अपने अपने तरीके से खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, शिखा।
नैना ने आखिरकार शांत स्वर में कहा, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। और जहां तक बात है इस इंडस्ट्री की, तो मुझे यहाँ अपनी जगह बनानी आती है, चाहे तुम दोनों को कुछ भी लगे। नैना के इन शब्दों ने माहौल को थोड़ा शांत कर दिया। काव्या ने उसके आत्मविश्वास भरे शब्दों पर गर्व से मुस्कुरा दिया, जबकि सीखा और अलीशा ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो ये सोच रही हो कि नैना ने कैसे इतनी हिम्मत दिखाए। सीखा ने अंत में तंज कसा, देखते हैं नैना, देखते हैं कि तुम कब तक टिक पाती हो। मैं तुम्हें तोड़ने के लिए सारी हदें पार कर दूंगी। अलीशा ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों वहां से चली गईं। नैना ने काव्या की ओर देखा। काव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने अच्छा किया, हमें इन्हें हर हाल में हराना होगा। नैना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। लेकिन नैना के आगे सवाल था, अब क्या करेगी वो? इस शो से तो उसे हटा दिया गया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।